में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन अपना जो टॉपिक चल रहा है खिलजी क्रांति, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। इसे उत्तराधिकार में अपने जलालुद्दीन खिलजी का वध करके इसने सिंहासन प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का लड़का था। उसका जन्म 1266 से 68 ईस्वी में हुआ था। शिहाबुद्दीन युवावस्था में ही मर गया और उसके चारों पुत्रों के पालन पोषण का भार जलालुद्दीन पर आ पड़ा। अलाउद्दीन की शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो पाई और वह निरक्षर ही रह गया, परंतु अस्त्र शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में उसने अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया। फलस्वरूप वह एक कुशल सैनिक बन गया। जलालुद्दीन ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह अपने दो भांजों अलाउद्दीन और अलाउद्दीन और अलमास बेग के साथ कर दिया। खिलजी क्रांति में जलाल के दोनों भतीजों ने भी भाग लिया था। अतः सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया गया। मलिक छज्जू के विद्रोह के समय अलाउद्दीन ने अत्यधिक सूरवीरता का परिचय दिया और स्वयं अकली खां ने भी सुल्तान के सामने उसकी प्रशंसा की। परिणाम स्वरूप उसे कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी देकर पुरस्कृत किया गया। जलालुद्दीन ने अपने भतीजे के प्रति चाहे कितना ही उदार रहा हो, परंतु उसकी सास मल्लिका जहान और पत्नी दोनों ने उसके अपने व्यवहार और तानों से उसका दाम्पत्य जीवन नीरस किया था। उसे हर वक्त जली और खटी सुनाती रहती थी। दिल बहलाने के लिए उसने महरू नामक प्रेमिका तलाश कर ली थी, परंतु उसकी पत्नी को इसका पता चल गया और एक दिन उसने अलाउद्दीन के सामने ही महरू की पिटाई कर दी। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने दिल्ली से दूर जाने की योजना बनाई। उसके भाग्य से मलिक छज्जू का विद्रोह उठ खड़ा हुआ और विद्रोह की समाप्ति के बाद उसे कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी मिल गई। उसे अपनी पत्नी से भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि सुल्तान की पुत्री ने राजधानी में रहने का ही फैसला लिया। महरू को वह अपने साथ ले गया। अब उसका जीवन सुख और शांति से गुजरने लगा। वह अपनी भावी उन्नति के संबंध में नित्य नई योजना बनाने में लग गया। मलिक छज्जू के पुराने अमीरों तथा सुल्तान से असंतुष्ट अमीरों ने भी उसे उकसाना शुरू कर दिया, परंतु अलाउद्दीन शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है और इसके लिए अपार धन चाहिए, क्योंकि बिना धन के सेना खड़ी नहीं की जा सकती। इसलिए वह अच्छी तरह से समझ गया कि धन के बिना एक सेना की नहीं खड़ी कर सकता, इसलिए धन की आवश्यकता है। अतः 1292 ईस्वी में भिलसा नगर पर आक्रमण किया और वहाँ से प्राप्त धन से 8000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली, जो केवल उसके प्रति निष्ठावान थी। 1296 ईस्वी में उसने सुल्तान से पूछे बिना अत्यधिक गोपनीय ढंग से देवगिरी पर आक्रमण किया और विपुल धन संपदा, बहुत मात्रा में धन संपदा, हथियारों को हस्तगत किया। शायद इसी समय उसने दिल्ली का सिंहासन हथियाने की योजना बनाई होगी। योजना अनुसार सुल्तान को कड़ा आने के लिए आमंत्रित किया गया। जुलाई 1296 ईस्वी में सुल्तान ने कड़ा पहुंचने पर उसका वध कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, किस प्रकार से एक दयालु सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का उसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा वध किया गया था और अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उसने अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया। अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्बास बेग को उलुग खां की उपाधि, मलिक हिजबुद्दीन को जफ़र खां की, मलिक सज्जर को अल्प खां की और मलिक नुसरत
जालंधरी को नुसरत खां की उपाधियां दी गई। अन्य अधिकारियों और मलिक नुसरत अन्य अधिकारियों और सैनिकों को भी सोने चांदी के सिक्कों से पुरस्कृत किया गया। अलाउद्दीन का प्रारंभिक जीवन। जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया, परंतु इस पद को बनाए रखने में अनेक कठिनाइयों की सामना उसे करना पड़ा। पहली बात तो यह कि वह हत्यारा और अपहरणकर्ता था और भले तथा विचारवान लोग उससे घृणा करने लगे थे। उसकी बात मृतक सुल्तान के पुत्र अभी जीवित थे और जलालुद्दीन के अधिकांश अमीर भी उसे सुल्तान मानने को तैयार न थे। तीसरी बात, दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी और जब तक राजधानी पर उसका अधिकार नहीं हो पाता तब तक उसे सही अर्थों में सुल्तान नहीं माना जा सकता था। चौथी बात, मृत सुल्तान की विधवा मलिका जहान ने सिंहासन को रिक्त रखना उचित न समझकर अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठाकर सुल्तान घोषित कर दिया था। इनके अलावा दूरगामी समस्याएं पश्चिमोत्तर सीमांत की मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा, हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करना आदि भी थी। कुल मिलाकर परिस्थितियां काफ़ी गंभीर थी, परंतु अलाउद्दीन अवसर के अनुसार सिद्ध हुआ। पहला था उसका राजधानी पर अधिकार। मलिका जहान द्वारा शासन सूत्र पर कब्जा बनाए रखने की दृष्टि से अपने पुत्र कद्र खां को सिंहासन पर बैठा देने से जलालुद्दीन के परिवार में फूट पड़ गई। बड़ा लड़का अकली खां जो मुल्तान का सूबेदार था, इससे अत्यधिक क्रोधित और रुष्ट हो गया, क्योंकि बड़े होने के नाते वह अपने आप को सिंहासन का हकदार समझता था। अतः उसने मुल्तान में ही बने रहने और परिवार की सहायता के लिए दिल्ली न जाने का निश्चय कर लिया। जब अलाउद्दीन को दिल्ली की गतिविधियों की जानकारी मिली तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसे भय था जो केवल अकली खां से। वर्षा ऋतु की कठिनाइयों से विचलित हुए बिना उसने अविलंब दिल्ली की तरफ कूच कर दिया और मार्ग में नए सैनिक भी भर्ती करता गया। जब वह बदायूं पहुंचा तो उसकी सेना में 56,000 घुड़सवार और 70,000 पदाती सैनिक थे। अलाउद्दीन का मार्ग रोकने के लिए दिल्ली से जो सेना भेजी गई उसके अधिकांश अमीरों को मुंह मांगा सोना देकर अलाउद्दीन ने अपनी तरफ मिला लिया। जलाली अमीरों के पक्ष परिवर्तन में रुकनुद्दीन इब्राहिम की स्थिति को कमज़ोर बना दिया। दूसरी तरफ मलिका जहान के संदेशों के उपरांत भी अकली खां दिल्ली नहीं आया। अंत में सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम ने आगे बढ़कर अलाउद्दीन का सामना करने का निश्चय किया, परंतु युद्ध के पूर्व ही उसके अधिकांश अमीर और सैनिक उसका साथ छोड़कर अलाउद्दीन से जा मिले। ऐसी स्थिति में सुल्तान अपनी माँ मलिका जहान, अहमद चप तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मुल्तान की तरफ भाग गया। बिना युद्ध लड़े ही अलाउद्दीन का राजधानी पर अधिकार हो गया और कुछ दिनों बाद उसने दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर सभी को इतना धन दिया गया कि लोग अलाउद्दीन के जघन्य कृत्य को भूल गए। राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद भी अलाउद्दीन अपने विरोधियों की तरफ से लापरवाह नहीं रहा। नवंबर 1296 ईस्वी में उसने अपने 2 सैनिकों उल्लू खां और जफर खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ मुल्तान पर आक्रमण करने को भेजा। इन दोनों सेनानायकों को बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमारों अकली खां और कद्र खां, जो रुकनुद्दीन इब्राहिम था, उनकी माँ अहमद चप और जलालुद्दीन के मंगोल दामाद उगलू खां को बंदी बनाने में सफलता मिल गई। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली भिजवाने का आदेश दिया। हांसी के निकट अकली खां, कद्र खां, अहमद चप और उगुल खां को जलालुद्दीन
अलाउद्दीन के आदेशानुसार अंधा बनाकर परिवार के अन्य सदस्यों से पृथक कर दिया गया। बाद में अकली खां और कद्र खां को उनके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। मलिका जहां तथा अन्य लोगों को नुसरत खां की देख रेख में दिल्ली में बंदी बनाकर रखा गया। अमीरों का धन वसूली। सिंहासन के दावेदारों तथा उनके समर्थकों को अपने मार्ग से हटाने के बाद उसने उन सभी अमीरों को दंड देने का निश्चय किया जिन्होंने सोने के लालच में या सोने के लोभ से सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम के साथ विश्वासघात किया था। यह काम वजीर नुसरत खां को सौंपा गया। नुसरत खां ने नित्य नए नए तरीके अपनाकर सख्ती के साथ अमीरों से धन वसूल किया, जिससे राजकोष का मुंह भर गया। अलाउद्दीन का विश्वास था कि ऐसे लोग जो एक स्वामी को छोड़कर दूसरे से मिल सकते हैं, वे कभी विश्वसनीय नहीं हो सकते। विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना और फिर उन्हें सजा देना अलाउद्दीन का एक सिद्धांत था। वह ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करता था जो अपने स्वामी को विश्वासघात करते हो, जो अपने स्वामी को धोखा देते हो। इसलिए उसने उन सब अमीरों को सजा देने का निश्चय किया जिन्होंने सोने के लालच में आकर अलाउद्दीन का साथ दिया। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं। धन्यवाद।